हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के सेक्शन बी और सी के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैंने सेक्शन ए का वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स भी अपलोड किए थे, उन्हें भी आप ज़रूर देख लीजिए। देखिए, सेक्शन बी और सी जो है थोड़ा सा वास्ट है। यहाँ पर को आप डेफिनेटली नहीं कह सकते कि कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस बार भी आपको पेपर में इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो 5 टॉपिक्स और उन पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किए हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सीखिए और बिना इन टॉपिक्स को पढ़े आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही एंड में कुछ और टॉपिक्स हैं, अगर आप उन्हें भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाइड मैथ्स के पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन से हैं ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। कि क्रैमर्स रूल, हमने जब भी आपको किन्हीं दो वेरिएबल, दो चरों या फिर 3 वेरिएबल्स यानी कि 3 चरों में कोई समीकरणें दी हुई हैं तो उन्हें हल करना यानी कि वेरिएबल्स एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना, अगर आपको ये करना हो तो इसके लिए आप क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल करते हैं। और कैसे हम क्रैमर्स रूल की हेल्प से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे। तो क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको इस तरह से 3 इक्वेशन गिवन है तो इनका सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, x इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, y इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी और z इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी। अपॉन में जो d आ रहा है इसकी वैल्यू हमेशा नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तभी आप क्रैमर्स रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इक्वेशन सॉल्व करने में क्रैमर रूल अप्लाई नहीं हो सकता है। अब बात है कि डी एक्स डी वाई डी जेड और d क्या है। तो d का मतलब होता है एक ऐसा डिटर्मिनेंट जो x, y और z के गुणांकों से बनाया गया है, x, y, z के कोफिशिएंट से बना हुआ जो सारणिक है। तो कोफिशिएंट्स यानी ये जो कांस्टेंट है a1, b1, c1, a2, b2, c2 और a3, b3, c3। तो ये हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट बना लिया है, a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3। अब dx के लिए आप क्या करना है, आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ जो x के गुणांक हैं, x के गुणांक यानी कि पहली रो, पहला कॉलम, पहले कॉलम को हटाकर इसकी जगह पर जो RHS में है यानी कि p, q और r लिख देने। ठीक है, आप dx निकाल रहे हैं तो पहले कॉलम को हटाकर इसकी जगह पर रख देंगे p, q और r और बाकी दोनों कॉलम एज इट इज रहेंगे। ठीक, dy निकाल रहे हैं तो दूसरे वाले कॉलम को b1, b2, b3 को हटाकर इसकी जगह पर लिख देंगे p, q और r। ठीक, dz निकालने के लिए d का जो तीसरा कॉलम है c1, c2, c3 उसे रिप्लेस कर देंगे p, q और r से। तो यहाँ पर को ये p, q, r। ठीक, आपको सिर्फ d याद रखना है, d बनेगा LHS में जो भी है x, y, z उनके गुणांकों से। ठीक है, और dx निकालने के लिए पहली रो को, पहले कॉलम को हटा के उसकी जगह पर p, q, r रख देंगे। dy निकालने के लिए d के ही दूसरे कॉलम को हटाकर उसकी जगह पर p, q, r रख देंगे और dz निकालने के लिए d के ही तीसरे कॉलम को हटाकर उसकी जगह पर p, q, r रख देंगे। बाकी दोनों कॉलम सभी में सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया dx, dy, dz और d क्या होता है। अब इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये भी आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ। एक बताऊंगी, बाकी सारे हम डायरेक्ट क्वेश्चन में निकालेंगे। देखिए d क्या है हमारे पास d है a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप हमेशा पहली रो के सापेक्ष प्रसार कीजिएगा और ध्यान चिन्हों का रखिए, साइन याद रखिए, प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह आपको याद रखने हैं, प्लस माइनस प्लस। अब कैसे प्रसार किया जाता है इसका, सबसे पहले हम लिखते हैं पहला वाला जो एलिमेंट है, इसे अवयव बोलते हैं, इसका चिन्ह है प्लस, तो प्लस को लिखना ज़रूरी नहीं है, छोड़ सकते हैं, हमारा आ जाएगा a1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस a1 का कॉलम और इस a1 की रो, इन दोनों को ढक देना है।
ठीक है, A1 का कॉलम और A1 की रो ढक देनी है, बाकी जो बच गया उसे आपको लिख देना है। तो बाकी क्या बचेगा, B2 C2 B3 C3। ठीक है, क्या किया हमने, A1 का कॉलम और A1 की रो ढक दी और जो बाकी बच गया उसको नोट कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे के लिए भी। अब दूसरा हमारा क्या है, B1, लेकिन इसका चिन्ह है माइनस, ये ध्यान रखिएगा बच्चे, माइनस लिखना भूल जाते हैं, माइनस B1। तो अब फिर से हम बनाएंगे। अब B1 को देख रहे हैं तो हम किसे छोड़ेंगे, B1 की रो और B1 के कॉलम को। तो अब जो बच गया उसे हम लिख देंगे। तो देखिए क्या क्या बच जाएगा हमारा, A2 C2 A3 C3। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे A2 C2 A3 C3। और अब बिल्कुल ऐसे ही तीसरा वाला एलिमेंट जो है, तो तीसरे का चिन्ह है प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस C1। अब इसके लिए भी वही करेंगे हम, C1 है तो C1 जिस रो में आ रहा है और C1 जिस कॉलम में आ रहा है, तो इन दोनों को हमें छोड़ देना है। तो जो बच गए उन्हें हम नोट डाउन करेंगे। तो बच गए हमारे A2 B2 A3 B3। अब एक लाइन और बचती है, तो ये हो जाएगा A1, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे आप B2 C3 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई करोगे B3 C2 माइनस B1, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे A2 C3 माइनस आता है हमेशा बीच में, ये इससे फिर ये इससे A3 C2 प्लस C1, इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे A2 B3 माइनस इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे A3 B2। तो ये है आपका क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो ये क्रैमर्स रूल अगर आपको फॉर्मूला लर्न है और ये फाइंड करना आता है तो अब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो ये है हमारा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है 2018 के समर में 10 मार्क्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा, क्रैमर रूल से आपको इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्रैमर्स रूल होता है और कैसे हम डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का मान निकालते हैं। तो पहला काम हमारा होता है dx dy और dz लिखना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे d इक्वल्स टू, तो मैंने बताया d कैसे बनता है, x y और z के जो भी गुणांक हैं इस समीकरण में वो सब लिखने होते हैं। x का गुणांक हो गया 1, y का गुणांक हो गया 1 और z का गुणांक हो गया 1। दूसरे वाले में x का गुणांक है 4, y का गुणांक है 2 और z का गुणांक है 1। और तीसरे में x का गुणांक है 9, y का है -3, माइनस नहीं छोड़ना, और z का है 1। तो ये हमारा d बन गया। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो अभी मैंने आपको मेथड बताई, आपको बस क्या याद रखने हैं, चिन्ह प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले 1 प्लस 1 है, प्लस आप छोड़ सकते हैं तो 1। अब 1 के बाद क्या करेंगे आप, 1 का कॉलम और 1 की रो छोड़ देंगे। तो आपका क्या बचा, जो बच गया उसे नोट कर लेंगे। ये आपका बचेगा 2 1 -3 1। अब दूसरा वाला -1 तो फिर आपको क्या करना है, 1 का रो और 1 का कॉलम छोड़ देना है। तो जो बच गए उन्हें आपने नोट करना है 4 1 9 1। अब तीसरा वाला क्या है, +1 तो इसमें भी यही करना है, जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है। आप ये समझिए कि इससे तिरछी और खड़ी लाइन खींचनी है और उन एलिमेंट्स को छोड़ देना है। तो ये बचे आपका 4 2 9 -3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा इक्वल्स टू 1। सॉल्व कैसे करना है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा -3 आएगा, वो माइनस और ये वाला माइनस हो जाएंगे +3 -1। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4, माइनस आता है बीच में, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 +1
तो पहले इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4 इंटू -3 -12। बीच में हमेशा माइनस का साइन लगा के फिर मल्टीप्लाई करना है 9 को 2 से, तो ये आपका आएगा 18। तब ये आपको मिलेगा 1, 2 + 3 हो गया 5, -1, 4 में से 9 माइनस करेंगे -5, +1, -12 और -18 हो जाएगा आपका -30। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस माइनस प्लस हो गया 5 प्लस माइनस माइनस 30, तो ये आएगा 10 - 30 यानी कि -20। तो ये आपका आ गया d = -20। अब हम निकालेंगे dx = तो dx निकालने के लिए क्या बताया मैंने आपको, d का ही जो हमने सारणिक बनाया है उसमें x यानी पहले वाला जो कॉलम है उसको बदल के लिख देने हैं जो RHS में वैल्यूज गिवन है। तो पहले वाले कॉलम की जगह पर हम रख देंगे 8 11 6 8 11 6 और बाकी दो कॉलम ऐसे ही रहेंगे 1 2 -3 1 1 1। तो अब इसे आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल वही मेथड अप्लाइंग करेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले +8 आप लिखेंगे और 8 को इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा आपका 2 1 और -3 1। तब यह आपका आएगा 2 1 -3 1। फिर दूसरा एलिमेंट ये क्या है -1, तो -1 के लिए भी फिर आप वही करेंगे, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे, तो आपका बचेगा 11 1 6 1। और फिर तीसरा क्या है +1, तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे, तो 11 2 6 -3। तो ये सॉल्व करने से आपका आएगा 8, ये से मल्टीप्लाई होगा 2, फिर माइनस लगाना है फिर मल्टीप्लाई करना है, तो -3 × 1 करेंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा -3 और वो माइनस और ये माइनस हो जाएगा +3। फिर हो गया -1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 11 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6, +1 ये इससे मल्टीप्लाई होगा -33, बीच में माइनस का साइन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 12। तो 8 × 2 + 3 हो गया 5 -1 11 - 6 5 +1 ये हो जाएगा -45। तब ये आपका आएगा 40 -5, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर -45, तब ये हो जाएगा 40 -5 -45 ऐड करके -50 और ये आपका आ जाएगा -10। तो सिमिलरली जब आप dy निकालेंगे तो dy आएगा, इस d में y वाले कॉलम को 8 11 और 6 से रिप्लेस कर देंगे, बाकी सब आएगा सेम आएगा 1 4 9, सेकेंड कॉलम आ जाएगा 8 11 6 और थर्ड यही आएगा 1 1 1। और dz भी इसी तरह से आएगा, dz = आपका आएगा थर्ड वाले कॉलम को 8 11 और 6 से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो ये आपका बनेगा 1 1 4 2 9 -3 और थर्ड वाले की जगह पर आ जाएगा 8 11 6। तो इसे भी आप बिल्कुल इसी तरह से जब सॉल्व करेंगे तो dy की वैल्यू आएगी -30, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, और dz की वैल्यू आएगी -120। dy = dz ये आ गए। अब लास्ट में आप क्रैमर का नियम लगाएंगे, क्रैमर नियम से x = dx/d, तो ये आ जाएगा dx कितना है आपका -10 अपॉन d है आपका -20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हट जाएगा और इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, x = आएगा आपका 1/2, ठीक है। y = हो जाएगा dy/d, dy है -30 अपॉन d है -20,
तो यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 हटेगा तो ये आ जाएगा 3/2। और z इक्वल्स टू आपका आएगा dz/d, यानी -120/d कहने का मतलब -20। तो ये माइनस से माइनस हट जाएगा और इससे 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा 6। तो ये आपका आंसर आ गया है। आंसर को आप हमेशा एंड में, मैं यहाँ पर जगह का मैं इधर ही लिख देती हूँ, x इक्वल टू आपका आ गया 1/2, y इक्वल्स टू आ गया 3/2 और z इक्वल्स टू आ गया 6। तो ये आपका आंसर है। आंसर हमेशा आप बॉक्स में लिखिए, बोल्ड लेटर्स में लिखिए। और एक और आपको बता देती हूँ तरीका इसको चेक करने का। अगर आप अपना क्वेश्चन वेरीफाई कर लेते हैं तो आपके 10 मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे? x, y और z की वैल्यू इक्वेशन में रख लीजिए। आप फर्स्ट इक्वेशन में रख लीजिए। x की जगह 1/2 प्लस y की जगह 3/2 प्लस z की जगह पर 6। तो ये LHS हमने इसका ले लिया, इक्वेशन का LHS लिया। इसे सॉल्व करेंगे, ये LCM लॉस और इसका 2 आ जाएगा, ऊपर सीधे ऐड हो जाएगा 4 प्लस 6। तो ये 2 बार कट गया, 2 प्लस 6 और 2 प्लस 6 कितना होता है? 8। देखिए यही RHS है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन में गलती होने की गुंजाइश ना रहे और इस तरह आपके 10 मार्क्स बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किसी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम देखेंगे इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स। मैंने बताया कि स्मॉल a से हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल A से हम कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल A11 इसका कोफैक्टर हो जाएगा कैपिटल A12, इसका कोफैक्टर होगा कैपिटल A13। इसी तरह से इसके लिए लिखूंगी A21, A22 और A23। फिर देखूंगी A31, A32 और A33। तो अब इसके कोफैक्टर्स हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए मैंने बताया आपको कोफैक्टर फाइंड करने के लिए पहला आपको ध्यान रखना है चिन्ह का और दूसरा उसकी वैल्यू का। तो चिन्ह के लिए मैंने एक तरीका तो आपको बता दिया कि आप 1 + 1 ऐड करके देखिए, अगर सम आता है तो प्लस, विषम आता है तो माइनस। यहाँ पर हम एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं। वो तरीका ये हो सकता है कि अगर मैं, ये तरीका केवल 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में यूज़ होगा। इसमें आपको क्या करना है? सिंपल आपको अल्टरनेट साइंस देना है। पहला होगा प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो एक तरीका 1 + 1 2, सम आया तो प्लस, 1 + 2 3, विषम यानी ऑड आए तो माइनस। तो इन दोनों को ऐड करके देख सकते हैं। शॉर्ट तरीका बताया 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए कि सिंपल आप प्लस से स्टार्ट कीजिए और अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक प्लस एक माइनस, इनको साइन दे दीजिए। तो अब आ गई बात इनकी वैल्यू की। तो इनकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी? जैसा हम पहले करते थे इनका एक्सपेंशन करने में, आपको डिटर्मिनेंट बनाना है। और कैसे? जैसे A11 का वैल्यू देख रही हूँ A11 की, तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ देना है। तो पहला रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो आपके जो एलिमेंट्स आ जाएंगे उनको आप रख देंगे। तो ये आपका आ जाएगा A22, A23, A32, A33। इसी तरह से A12 आप निकालेंगे तो A12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, या फिर आप समझ सकते हैं A12 का रो और A12 का कॉलम। तो देखिए क्या एलिमेंट्स आपके बच जाएंगे? आपके बच जाएंगे A21, A23, A31, A33। सिमिलरली आप A13 निकालेंगे तो आप करेंगे पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, बचे हुए एलिमेंट्स आप लिखेंगे A21, A22, A31, A32। तो इसी मेथड से मैंने बाकी सारे कोफैक्टर्स भी इसके लिख लिए हैं, जिसमें आपको जो भी कोफैक्टर निकालना है जिस एलिमेंट का, उसकी रो और उसकी कॉलम को छोड़ देने से, उसको अवॉइड करने से जो बाकी बच रहे हैं वो एलिमेंट्स लिखें। फिर इनकी कैसे वैल्यू निकलती है? इनकी वैल्यू निकलती है, पहले इसे हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले सीखी हुई हैं और बाकी हम इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल में भी देख लेंगे। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल।
तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक मैट्रिक्स गिवन है 3x3 ऑर्डर की और आपको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कोफैक्टर्स लिख लेते हैं। आप इस तरह से ही एग्ज़ाम में कीजिएगा क्योंकि अदरवाइज साइन की गड़बड़ होने की मिस्टेक रहती है। तो A11 तो इस तरह से मैंने सारे कोफैक्टर्स लिख लिए हैं। अब इसके बाद मैं इनके साइन दे देती हूँ। कभी भी आप साइन पहले लिख लीजिएगा वरना साइन छूट जाते हैं एग्जाम में और गलत हो जाता है। तो मैंने कहा था पहला प्लस, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलिए लिख देते हैं प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। तो ये आपके हो गए सारे साइन। अब हम इसकी वैल्यू देखेंगे। तो सबसे पहले A11 की वैल्यू देख रहे हैं, तो A11 यानी पहला एलिमेंट, तो पहली रो और पहले कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो ये बचेगा 1 2 2 1 1 2 2 1। इसकी वैल्यू भी साथ साथ निकाल लेंगे। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 1, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 4, बाहर से प्लस है तो प्लस से कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हैं हम प्लस को। 1 माइनस 4 आ गया -3। अब उसके बाद हम निकालेंगे A12। 12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जब आप छोड़ेंगे तो ये 3 2 1 1 बचेगा। ये आपका आ गया 3 2 1 1। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर से माइनस है, ये से मल्टीप्लाई हुआ 3, माइनस ये से मल्टीप्लाई हुआ 2, तो ये हो गया -1, तो ये आ गया -1। अब आया A13। तो 1 3 का मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ने से 3 1 1 2 बच गया, 3 1 1 2। तो प्लस साइन हम छोड़ सकते हैं, 3 2 6 -1, तो ये आपका आ गया 5। सिमिलरली A21 के लिए आपको छोड़ना है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो बच गया 5 3 2 1 5 3 2 1। तो ये हो गया माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 5, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 6, तो ये हो गया -5 -6 -1, तो ये आपका आ जाएगा +1, माइनस माइनस प्लस। अब बात है A22 की। A22 का मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ने से 2 3 1 1 बच गया, तो ये आपका गया 2 3 1 1। तो ये आपका बन जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3, तो ये आपका आ गया -1। अब बात आई A23 की। तो A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ने से बचा 2 5 1 2 2 5 1 2। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -4, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5, तो इसका मतलब ये बन गया हमारा -4 -5 यानी कि -1, तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस +1। अब बारी आई A31 की। A31 का मतलब है थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो बच गया आपका 5 3 1 2, तो ये आपका आ गया 5 3 1 2। तो ये हमारा आ गया है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 10, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3, दैट मीन्स 7। A32 का मतलब है थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ गया 2 3 3 2 2 3 3 2। तो ये हमारा माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 4, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 9, दैट मीन्स -5, तो ये आपका बन गया 5। अब आई बारी A33 की। तो A33 मतलब 2 5 3 1, तो ये हो गया 2 5 3 1। तब ये आपका ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 2, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 15, तो ये आपका बन गया -30। तो इस तरह से आपके कोफैक्टर्स आ गए हैं। अब कोफैक्टर आने के बाद आपको जो करना है, आपको निकालना है एडजॉइंट। को एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए सबसे पहले ये सारे कोफैक्टर्स जो अभी आपने निकाले थे इन्हें लिख देना है। तो कोफैक्टर्स आपके आए थे -3 -1 5 1 -1 1 7 5 -13। तो इसका हो जाता है डैश। क्या हो जाता है इसका? डैश। डैश का मतलब यह है कि रो को अब आपने कॉलम बना देना है, तब ये आपका बन जाएगा -3 -1 5। पहली रो बन गई पहला कॉलम, दूसरी रो बन जाएगी आपकी दूसरा कॉलम, और तीसरी रो आपकी बन जाएगी तीसरा कॉलम।
ये बस, तो ये आपका आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये इस तरह से आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होता है। तो इस तरह से किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड किया जाता है। अब मैं बताऊंगी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का क्या तरीका है। जैसे हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। आपने अगर एडजॉइंट फाइंड करना सीख लिया है तो इन्वर्स फाइंड करना बहुत आसान होता है। इसे कि x प्लस ए की पावर n के प्रसार में मध्य पद जो आएगा, अगर n इवन यानी कि सम है तो n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म आ जाएगा। इवन है तो वो सीधे सीधे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो पहले आप उसे 2 से डिवाइड कर लीजिए, फिर उसमें 1 ऐड कर लीजिए। इसी तरह से अगर n ऑड है, विषम है, तो उस टाइम पे डायरेक्ट 2 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 3, 5, 9 ये 2 से सीधे डिवाइड नहीं होते, तो पहले आप इनमें 1 ऐड कर लेंगे n प्लस 1, फिर जाके आप उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 और दूसरा नेक्स्ट वाला जो आएगा वो n प्लस 3 अपॉन 2 पद आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट वाला टर्म फाइंड कर लें तो सेकेंड वाला उसी का नेक्स्ट होगा, तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूले थे, अगर आप लर्न करना चाहें ठीक है, अदरवाइज आप समझ के करना चाहें तो मैंने पहले इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अब इस पर बेस्ड मैं आपको कुछ आप खाली ओरल प्रॉब्लम्स कीजिएगा कि इनके में कौन से मिडिल टर्म होंगे। x प्लस ए की पावर 21, x प्लस ए की पावर 13, x माइनस ए की पावर 6, x माइनस ए की पावर 32। तो केवल इसमें मिडिल टर्म कौन सा होगा इन चारों प्रॉब्लम्स में, ये लिख के मुझे बताइएगा। वैल्यू नहीं बतानी है, केवल कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा ये। अब आगे हम सीखेंगे कि कैसे हम मिडिल टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये जैसे आपको प्रॉब्लम गिवन है, आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर 12 के विस्तार में मध्य पद बताना है, यानी कि मिडिल टर्म फाइंड करना है इसके एक्सपेंशन में। इस तरह का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैंने कहा आपको ये फाइंड करना है कि कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा, मध्य पद जो होगा कौन सा टर्म होगा, उसके बाद आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 12 है वो इवन है, तो जब भी इवन है तो पहले 2 से डिवाइड कर लेना है। आपने क्या कहा, n अपॉन 2 प्लस 1वां, n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म या 1वां पद आप लिख सकते हैं। तो इस केस में जो आपका n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म होगा वो क्या आ जाएगा, 12 अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि 12 अपॉन 2 कितना हो गया, 6 प्लस 1 यानी कि 7th टर्म। तो 7th टर्म को आप लिख सकते हैं T7। तो पहले तो आपको फाइंड करना है कि मिडिल टर्म कौन सा होगा। आपने देख लिया कि 7th टर्म मिडिल टर्म होगा। अब आपको इसके लिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हम फॉर्मूला यूज करेंगे व्यापक पद का। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंस TR प्लस 1 इक्वल्स टू NCR x की पावर n माइनस r इंटू ए की पावर r। तो मैंने आपको बताया था कि n, x, a और r की वैल्यू आपको इसे देखकर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले x, यहाँ पर x है और इधर भी x ही है। अभी जो ये वाला मिडिल टर्म का फॉर्मूला, ये व्यापक पद का जो फॉर्मूला होता है वो किसके प्रसार में होता है, x प्लस a की पावर n के प्रसार में। x प्लस ए की पावर n के लिए व्यापक पद का सूत्र जो TR प्लस 1 होता है ये होता है। तो आप देखेंगे x तो दोनों की जगह पर x ही है, a की जगह पर अभी 1 अपॉन x है, तो a इक्वल टू 1 अपॉन x हम ले लेंगे। n की जगह पर है 12, तो n की जगह पर हम ले लेंगे 12 और r बताया था जो भी टर्म फाइंड करना होता है उससे एक कम। तो 7th टर्म फाइंड करना है तो r की वैल्यू आएगी अभी 6। इसको हमने बहुत डिटेल में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो r इक्वल्स टू 6 आ गया। तो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो TR प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1 आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली T7 बन जाएगा जो आपको फाइंड करना था। इक्वल्स टू n हो गया आपका 12, CR हो गया 6 इंटू एक्स की जगह पर अभी x ही है, 12 माइनस r हो गया 6 इंटू a की जगह पर है अभी हमारा 1 अपॉन एक्स की पावर r यानी कि 6। तो इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आ जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 12 माइनस 6 यानी कि 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ हो जाएगी x की पावर 6 इंटू 1 की पावर कुछ भी करें 1 ही आता है अपॉन x की पावर 6।
तो x की पावर 6 से x की पावर 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 6 2 ज़ा 12, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। 5 2 ज़ा 10 और 4 2 ज़ा 8 और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा आंसर 924। सो दिस इज योर आंसर। और इस तरह से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है इवन पावर वाले केस में। एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जिसमें ऑड पावर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 होल पावर 9 के प्रसार में मध्य पद यानी कि मिडिल टर्म फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हम कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा इसके लिए हम अपना कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि जब यहाँ पर ऑड होता है तो ये सीधे तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, पहले आपको 1 ऐड करना होता है। फॉर्मूले में भी हमने देखा था, पहले n+1 ऐड किया फिर 2 से डिवाइड किया। तो ये वाला कॉमा जो सेकेंड टर्म था वो कैसे आ रहा था, n+3 अपॉन 2 पद, ये दोनों मध्य पद होते हैं। तो अभी आप देखेंगे n की जगह पर 9 है तो 9+1 अपॉन 2 ये वाला टर्म n और 9+3 अपॉन 2 ये वाला टर्म, दो टर्म्स अभी आपके मिडिल टर्म आएंगे। तो 9+1 यानी 10 अपॉन 2 यानी कि फिफ्थ, पांचवा या फिफ्थ, और 9+3 12 अपॉन 2 यानी कि सिक्स्थ। ये दोनों टर्म आ रहे हैं, इनकी वैल्यू अभी हमने फाइंड नहीं की है, यानी हमें T5 और T6 फाइंड करने हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म हमारे मिडिल टर्म होने वाले हैं, हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले T5 फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा माइनस है तो x माइनस a की पावर n के प्रसार में व्यापक पद यानी कि जनरल टर्म जो होता था, व्यापक पद का फॉर्मूला हमने सीखा था। क्या था फॉर्मूला, TR+1 TR+1 इक्वल टू, ये माइनस होने के केस में -1 की पावर r एक्स्ट्रा आ जाता है, इसे भूलना नहीं है, कई स्टूडेंट इसे छोड़ देते हैं। x की पावर n माइनस आर इंटू a की पावर r। तो अभी आप देखेंगे कि x की जगह पर यहाँ पर 2x रखना है, x के स्थान पर in place of x you have to put 2x। तो x के स्थान पर 2x, a की जगह पर x² अपॉन 4, n की जगह पर 9 और r की जगह पर अगर हम T5 निकाल रहे हैं, पहले T5 के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो r इक्वल्स टू 5 से एक कम यानी कि 4 हमें रखना होगा। T6 के लिए फिर देखेंगे, तो यहाँ पर हम रखेंगे तो देखो क्या आएगा, T4+1 इक्वल टू -1 की पावर 4 इंटू NCR यानी कि 9C4 x की जगह पर है अभी 2x की पावर n माइनस आर यानी 9 - 4 इंटू a की जगह पर है x² अपॉन 4 की पावर r यानी कि 4। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये आपका बनेगा T5 इक्वल्स टू, नेगेटिव की पावर आप कुछ भी कर दे पॉजिटिव होता है तो ये +1 है, हम छोड़ सकते हैं। 9C4 यानी 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 9 - 4 यानी कि 5 फैक्टोरियल, और इंटू 2x की पावर हो गया 9 - 4 यानी 5 इंटू x की पावर 2 इंटू 4 हो गया 8 अपॉन 4 की पावर 4। पावर की पावर जब भी होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो देखिए अभी क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 पे मैं स्टॉप कर दूंगी क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल को ओपन कर देते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, x की पावर 5 इंटू x की पावर 8 अपॉन 4 की पावर 4 है तो ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो यहाँ से देखिए आपका ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, और आपका 4 से 2 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आपका
4 से ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा टोटल, 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा 9 7 63 अपॉन 4 इंटू एक्स की पावर 13। तो T5 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 63 अपॉन 4 इंटू एक्स की पावर 13। तो ये आपका आ जाएगा 5th टर्म, दिस इज योर 5th टर्म। ठीक है, इसी तरह से आपको 6th टर्म भी फाइंड करना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसका T5 फाइंड किया। बिल्कुल सिमिलर वे में अब हम T6 फाइंड करेंगे। तो T6 फाइंड करने के लिए बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, केवल हमारा R अभी चेंज हो जाएगा, 6 से 1 कम यानी कि 5। तो सेम फार्मूले में जब हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारा फार्मूला था TR+1 इक्वल्स टू -1 की पावर R इंटू NCR x की पावर n-r इंटू ए की पावर r। तो अभी हमने लिखा था कि यहाँ पर को क्या रिप्लेसमेंट्स होने हैं, तो x की जगह पर हमें लिखना है 2x और a की जगह पर x²/4 n9, r अभी आ जाएगा 5, तो -1 की पावर 5, n हो गया 9, c r यानी 5 इंटू x की जगह पर 2x, n-r यानी 9 - 5 इंटू a की जगह पर x²/4 इंटू आर की जगह पर आ जाएगा 4। तो ये अभी हमारा बन गया है x²/4 की पावर 4। तो देखिए क्या आएगा, नेगेटिव की पावर जब भी ऑड होती है तो वो माइनस में आता है। 9c5 हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 9 - 5 यानी कि 4 फैक्टोरियल। 2x की पावर आपका बन जाएगा 9 - 5 यानी 4 इंटू एक्स की पावर x² की पावर 4 है तो 8 हो गया अपॉन 4 की पावर 4। तो ये सॉल्व करने से -9 फैक्टोरियल आप ओपन करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ 2 की पावर 4 आ जाएगा 16, x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 8 अपॉन 4 की पावर 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। यहाँ पर x²/4 की पावर r था, r यानी कि 5 होना चाहिए था, तो ये 5 रखने से 10 आएगा, x की पावर 10, और ये 4 की पावर 5 हो जाएगी 5। r की वैल्यू हमने 4 रख दी ना, पिछले क्वेश्चन की तरह 5 थी ये, तो यहाँ पर भी 4 आएगा। अब जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे ये 10 हो जाएगा। तो अब हम इसे जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके देखिएगा, इसका आंसर आएगा -63 अपॉन 32 x की पावर 14। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है T6। तो इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आपके 6 मार्क्स में सेक्शन बी में आ सकते हैं या फिर सेक्शन सी में भी आ सकते हैं। तो इसे आपको बहुत अच्छी तरह से सीख लेना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2019 में इसमें 10 मार्क्स का पूछा गया है, ज़्यादातर ईयर्स में ये फिर 6 मार्क्स का भी पूछा जा रहा है। तो 10 मार्क्स का या 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और आसान है। एक क्वेश्चन आप सीख लेंगे तो मेथड बिल्कुल वही रहती है, केवल डिजिट चेंज हो सकती है। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, आपको फाइंड करना है √3 + 4i, इसका आपको मान बताना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया हो सकता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4i, 3 + 4i का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ध्यान से देखिए कैसे हम इसको करते हैं। सारे क्वेश्चंस में एक जैसी मेथड यूज़ होगी। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है मान लेते हैं कि उसका स्क्वायर रूट यानी इसका वर्गमूल कितना है, a + ib है। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, a + ib मान लेंगे हम इसे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्लस वाला क्वेश्चन आया तो a + ib मानेंगे, अगर 3 - 4i आया तो आप a - ib मानेंगे, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा।
तो प्लस और माइनस में सिर्फ ये डिफरेंस होगा, 3 + 4i है तो a + ib, 3 - 4i है तो a - ib, बाकी मेथड पूरी सेम रहेगी। ठीक, अब देखो अंडर रूट हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगी, दोनों साइड वर्ग कर दूंगी। ठीक है, वर्ग करने से मेरा अंडर रूट हट जाएगा, तो वर्ग करने पर दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 + 4i होल स्क्वायर इक्वल टू a + ib होल स्क्वायर। तो यहाँ तो अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, 3 + 4i आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर अभी ib है तो ib का स्क्वायर होगा, प्लस 2ab होता है, तो 2 × a × b की जगह पर है ib। ये हमने a + b होल स्क्वायर या x + y होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस इस i को शुरू में लिख सकते हैं इंटू 2ab। तो ये आपका बन गया a स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इंटू b स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2ab। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2ab। ये हो गया 3 + 4i। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, इसलिए क्योंकि ये पूरा रियल आ रहा है तो रियल पार्ट एक साथ में ब्रैकेट में लिख देती हूँ। अब आपको दोनों साइड में तुलना करनी है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो तुलना करने पर आप क्या देखेंगे, तुलना करने पर आप देखेंगे कि जो इसका रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल होगा, यानी कि 3 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होंगे, या हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरह से जो इसका इमेजनरी पार्ट है 4 और जो i के साथ होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है, यहाँ जो i के साथ है 2ab इक्वल होंगे, तो 2ab इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको एक स्पेशल फार्मूला यहाँ पर को याद रखना है। केवल इस फार्मूले की हेल्प से आपको a और b की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है। तो देखो फार्मूला क्या है, आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाला है ना, मैं फार्मूला बता रही हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर के लिए। तो इसका फार्मूला होता है, जो फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जो सेकंड इक्वेशन में आ रहा है 2ab का होल स्क्वायर। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, RHS को सॉल्व कीजिएगा, LHS को सॉल्व कीजिए, दोनों आपको इक्वल मिलेंगे। तो आपको इसे एक फॉर्मूले की तरह भी लर्न कर लेना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर को हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है 3, इसका स्क्वायर है, ध्यान दीजिए स्क्वायर छूट जाता है कई बार जल्दबाजी में, प्लस 2ab कितना है 4 और इसका भी स्क्वायर है, तो ये आपका हो गया 9 + 16 यानी कि 25। ये आपका क्या आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब जब आप यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे तो वो आएगा प्लस माइनस √25, और √25 कितना होता है 5। ध्यान देना है, प्लस माइनस आपको ज़रूर लिखना है। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब आपको इक्वेशन 1 और 3 की हेल्प से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर देते हैं। ध्यान दीजिए इक्वेशन 3 में +5 है और -5 है, तो 2 केस बनेंगे। तो पहला केस क्या बनेगा, अगर हम +5 लेते हैं तो इक्वेशन 1 तो ऐसी रहेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3। इक्वेशन 2 में मैं प्लस ले लेती हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5। तो इक्वेशन 1 हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 कर रहे हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कर रहे हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, और a स्क्वायर ऐड हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 8। तो a स्क्वायर इक्वल टू आएगा 4, a इक्वल टू आएगा +-2। हमेशा ध्यान रखना है प्लस माइनस लेना है। अच्छा, केस 2 क्या बन सकता है, अगर मैं सेम 1 + 3 करूँ और नेगेटिव वाला लूँ। इक्वेशन 1 तो सेम है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3। इक्वेशन 3 में -5 ले लूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू -5। तो हम ऐड कर रहे हैं, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, ये दोनों अपोजिट साइन में घट जाएंगे, 3 - 5 होगा -2, a स्क्वायर इक्वल टू आएगा -1, a इक्वल्स टू आएगा √-1। तो ध्यान देना है
ए और बी हमेशा रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये कभी भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकती। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो आप इसको अमान्य कहेंगे, इनवैलिड कहेंगे, इस वैल्यू को आप कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारी वैल्यू आ गई ए इक्वल्स टू +-2। अब ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखकर हम बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, a इक्वल टू +-2 इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो a की जगह मैं +-2 रख देती हूँ, होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, अगर हम प्लस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस आएगा। तो दोनों ही केसेस में ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस में आएगा। माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 4, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस से माइनस हट गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि बी इक्वल्स टू +-1। तो देयरफॉर, तो हमारा जो माना था हमने शुरू में 3 + 4i इक्वल्स टू क्या माना था, a + ib। तो a की जगह पर हम रख देंगे +-2, प्लस माइनस आई इंटू बी की जगह पर रख देंगे +-1। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पर को प्लस होगा, केवल a की जगह +-2 प्लस आई इंटू बी की जगह +-1। तो प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2 प्लस ये प्लस माइनस हमने कॉमन ले लिया है i। तो ये आपका आंसर है √3 + 4i इक्वल्स टू +-2 + i। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप बहुत ध्यान से सीखिए, बहुत आसानी से ये आपको 10 नंबर दिला सकता है। तो बिल्कुल सिमिलरली आपको √5 - 12i नेगेटिव वाले का करना है। मैंने इसे सॉल्व किया है, समझा रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको मान लेना है √5 - 12i इक्वल टू a - ib। अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ अंडर रूट का स्क्वायर हटेगा, 5 - 12i हो जाएगा। यहाँ a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, अभी ib है तो ib का स्क्वायर, -2ab होता है, तो -2a और b की जगह पर ib। तो a स्क्वायर प्लस ये दोनों का स्क्वायर हो गया i स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस i पहले लिख लिया है 2ab। तो 5 - 12i इक्वल टू a स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस i इंटू 2ab। ये पूरा रियल पार्ट है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया। अब कंपैरिजन करेंगे तो रियल वाला रियल के इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 5, और इमेजनरी के इक्वल होगा 2ab इक्वल्स टू 12। अगेन हमने सेम फार्मूला यूज़ किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सेकेंड पार्ट का स्क्वायर 2ab होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना था 5 का स्क्वायर प्लस 2ab कितना था 12 का स्क्वायर। तो ये 25 + 144 169 हो गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखेंगे तो +-13। ठीक है, अब यहाँ पर को आपको इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करना है। तो दो केसेस बन जाएंगे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। इक्वेशन 1 तो दोनों में सेम रहेगी, इक्वेशन 2 में एक बार +13 लेंगे, एक बार -13 लेंगे। तो पहले वाले में जब ऐड करेंगे तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया 18, a स्क्वायर इक्वल टू 9 या a इक्वल टू +-3। नेगेटिव वाला लेंगे तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, 5 में से 13 माइनस करेंगे -8, तो ये a स्क्वायर इक्वल टू -4, a निकालेंगे तो √-4। a और b रियल होते हैं, a में कभी भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता a और b में, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। अब a की वैल्यू जो +-3 आ रही है, इसे इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो +-3 होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 5, इसका स्क्वायर हो गया 9, प्लस का हो या माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, 9 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 5, या फिर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 5 - 9, माइनस बी स्क्वायर एक -4 हो जाएगा, माइनस से माइनस हट गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 4 या b इक्वल्स टू +-2। a और b दोनों हमें मिल गए हैं, यहाँ पर रख देंगे a की जगह +-3 माइनस i इंटू बी की जगह +-2। तो प्लस माइनस दोनों से मैंने कॉमन ले लिया है, ये बाहर आएगा तो अंदर बचेगा 3 - 2i। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स यानी समुच्चयों पर संक्रियाएं टॉपिक जो है, यहाँ पर हम 3 ऑपरेशंस पढ़ेंगे। 3 तरह की संक्रियाएं मेन होती हैं। पहली होती है यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन। दूसरा होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ।
और डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी कि समुच्चयों का अंतर। तो ये 3 तरह के ऑपरेशंस क्या होते हैं, एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी डेफिनेशन और इनकी प्रॉपर्टीज़ और इन पर बेस्ड सिंपल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। मान लीजिए आपको 2 सेट्स दिए हुए हैं ए और बी। अगर मैं ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल ए से दिखाती हूँ, अवयव ए के जो हैं, तो मैं लिख सकती हूँ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसका अर्थ होता है स्मॉल ए कैपिटल ए का एक अवयव है। इसी तरह से कैपिटल बी जो समुच्चय है, सेट है, उसके एलिमेंट्स को अगर मैं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करती हूँ और स्मॉल बी बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू कैपिटल बी यानी बी समुच्चय को, तो इन दोनों का यूनियन जो होता है उसको यू तरह के नोटेशन से दिखाया जाता है और इसे हम पढ़ते हैं ए यूनियन बी, ए और बी का सम्मिलन। इसका अर्थ होता है इसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, मान लीजिए मैं इसके एलिमेंट्स को एक्स से दिखाती हूँ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए यूनियन बी में वे सारे एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए में आ रहे हैं या फिर बी में आ रहे हैं। सरल शब्दों में आप ये कह सकते हैं ए और बी के सारे एलिमेंट्स को मिलाकर उनके यूनियन से, उनके सम्मिलन से जो सेट मिलेगा उसे ए यूनियन बी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन इस तरह से हम लिखेंगे। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ तो आपको ये बात बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। जैसे मेरे पास ए एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है मेरे पास बी इक्वल्स टू 3 4 5। अब मुझे यहाँ पर को निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का सिंपल अर्थ ये है कि आपको ए और बी के सारे एलिमेंट्स को मिलाकर एक सेट बना देना है। तो ए के एलिमेंट्स आएंगे इसमें 1 2 3, फिर बी के एलिमेंट्स आएंगे। तो 3 पहले आ चुका है, आपको दोबारा से 3 नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना होता है। नेक्स्ट एलिमेंट से हम शुरू करेंगे 4 5, तो ये आपका आ जाएगा ए यूनियन बी। तो आप देखेंगे कि इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं जिन्हें मैंने यहाँ पे एक्स लिखा था वो या तो ए के एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 ए के एलिमेंट्स हैं, या 4 5 बी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और जो कॉमन है वो दोनों का ही एलिमेंट है। तो इस तरह से हम ए यूनियन बी को निकालते हैं। अच्छा, एक बात और होती है, यहाँ पर को एक होता है वेन डायग्राम, जिसके हेल्प से आपके क्वेश्चंस में आपको मदद मिलती है, वो भी हम देख लेते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप से हम दिखाते हैं यूनिवर्सल या फिर सार्वत्रिक समुच्चय को। मैंने बताया था सार्वत्रिक या यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें दिए हुए सेट्स के सारे ही एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। यूनियन को भी हम यू से दिखाते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है एक तरह से पेरेंट सेट, जो इन सब के पेरेंट की तरह काम करेगा, यानी कि इसी के एलिमेंट्स से लेकर ये छोटे एलिमेंट्स बनाए होंगे। अभी ए यूनियन बी भी इसका एक यूनिवर्सल सेट होगा। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं ए को दिखाऊं इस तरह से और बी को दिखाऊं इस तरह से, तो ए यूनियन बी यानी कि दोनों को मिलाकर जो बन रहा है वो होता है ये पूरा का पूरा शेडेड एरिया, जिसमें ए का भी सारा पार्ट आ जाएगा और बी का भी सारा पार्ट आ जाएगा। तो ये जो ग्रीन शेडेड एरिया होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी को, ठीक है। ये वेन डायग्राम कहलाता है। बाहर वाला यूनिवर्सल सेट को प्रेजेंट करता है और अंदर वाले जो होते हैं ये शेडेड ग्रीन एरिया वो है ए यूनियन बी को। अभी मैंने इनको इस तरह से दिखाया कि यहाँ पर बीच में कुछ कॉमन है। इस एग्जाम्पल में जैसे 3 कॉमन था तो बीच के कॉमन वाले पार्ट में 3 आएगा। अभी हम उसको समझ रहे हैं इंटरसेक्शन में, तो शेडेड वाला एरिया दिखाएगा ए यूनियन बी को। तो अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन क्या होता है, देखिए बिल्कुल इसी तरह से जैसे ए और बी 2 सेट्स हैं और इनके एलिमेंट्स को, ए के एलिमेंट्स को मैं स्मॉल ए से दिखा रही हूँ, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए लिख सकती हूँ। बी के एलिमेंट्स को स्मॉल बी से दिखा रही हूँ, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, एलिमेंट यानी कि अवयव। तो ए स्मॉल ए से हम कैपिटल ए समुच्चय के अवयवों को दिखा रहे हैं और बी से हम कैपिटल बी के अवयवों को दिखा रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो डेफिनेशन बनेगी वो इस तरह से हम लिखते हैं। मैंने बताया था हमेशा एक कर्ली ब्रैकेट में इसे लिखा जाता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और, ठीक है, और यानी कि एंड जिसे आप कहते हैं, और एक्स बिलोंग्स टू बी।
इसका अर्थ यह है कि A इंटरसेक्शन B में वे ही अवयव आएंगे जो कि A में भी हैं और B में भी हैं। तो अब इसको आप इसी एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ जाएगा। अगर A है 1 2 3 और B है आपका 3 4 5 और आपको निकालना है A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B का मैंने कहा वो एलिमेंट जो A में भी आए और B में भी आए, यानी कि जो दोनों में कॉमन है, यानी 3। तो A इंटरसेक्शन B आपका क्या आ गया 3। इस तरह से आप A इंटरसेक्शन B को निकाल सकते हैं। अब इसका वेन डायग्राम अगर हम देखेंगे तो किस तरह का बनेगा, देखिए इसके वेन डायग्राम में भी जो यूनिवर्सल सेट होगा, सार्वत्रिक समुच्चय, जो कि यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 होगा। तो अगर मैं A को दिखाती हूँ इस तरह से, ये A है सेट, यहाँ भी A B लिख सकते हैं हम इसे, बाहर वाला U है, और ये दूसरा वाला सेट है B। ठीक है, A और B सेट्स हैं। तो अब मुझे A इंटरसेक्शन B दिखाना है, यानी जो दोनों का कॉमन एरिया है, ये वाला जो ये शेडेड वाला एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, A इंटरसेक्शन B को। और ये पूरा रेक्टेंगल जो बाहर है वो सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये होता है आपका A इंटरसेक्शन B। अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स की। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब ये होता है, सिमिलरली अगर A और B दो समुच्चय दिए हैं, A के अवयव स्मॉल a से दिखाए गए हैं और B के अवयव स्मॉल b से दिखाए गए हैं, तो इसका कोई जनरल एलिमेंट हमने स्मॉल a और स्मॉल b ले लिया है। तो A डिफरेंस B का मतलब क्या होता है, A माइनस B। तो देखिए A माइनस B का मतलब होता है x such that x belongs to A and x does not belongs to B। कहने का अर्थ क्या है, x A माइनस B का जो अवयव है x वो ऐसा है जो A में तो है लेकिन B में नहीं है। ठीक है, अब इसे कैसे समझेंगे, सेम एग्जाम्पल मैं फिर से ले लेती हूँ। A इक्वल्स टू है हमारा 1 2 3 और B इक्वल्स टू है हमारा 3 4 5। तो डिफरेंस यानी हिंदी में हम कहते हैं घटाना। आप घटाने की जगह पर याद रखिए हटाना, रिमूव करना। ठीक है, तो अगर आपको A माइनस B निकालना है तो A माइनस B निकालने का अर्थ यह है कि आपको A में से जो भी B का एलिमेंट आ रहा है उसे हटा देना है। तो A में B का कौन सा एलिमेंट आ रहा है 3, तो 3 को आप हटा देंगे, आपका आ जाएगा 1 2। अगर ऐसे ही आपको B माइनस A निकालना होता तो B माइनस A का मतलब होता है जो B है उसमें से A के एलिमेंट हटाने हैं। A का एलिमेंट केवल 3 एलिमेंट इसमें आ रहा है, तो 3 को हटा देंगे तो आपका आ जाएगा 4,5। तो इस तरह से आपको डिफरेंस निकालना होता है। इसे अगर आप वेन डायग्राम में दिखाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए ये मैंने A माइनस B और B माइनस A के डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स दिखाए हुए हैं। वेन आरेख इन्हें हिंदी में कहते हैं। A माइनस B, ये पहला वाला सर्कल जो है वो A को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा सर्कल B को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A में से B का पार्ट हटा देना है। तो A में B का कौन सा पार्ट आ रहा है, ये बीच वाला ब्लैक जो ये कॉमन वाला पार्ट है जो हमने इंटरसेक्शन में दिखाया था, तो इसको हटा देंगे। बाकी जो A का पार्ट है वो शेड कर दिया, तो ये शेडेड पार्ट दिखा रहा है किसे, A माइनस B को। कभी कभी इसे A डिफरेंस B भी कहा जाता है। इसी तरह से यहाँ पर B माइनस A है, ये मैंने रिप्रेजेंट किया है B माइनस A को। आप देख रहे हैं ये B है, B में से मैंने जो A में भी पार्ट आ रहा है, कॉमन वाला जो पार्ट है उसको हटा दिया, तो बचा हुआ जो है वो है B माइनस A। तो इस तरह से आपको 3 इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस सीख लेने, समझ लेने। जो आता है वो है कॉम्प्लीमेंट्री सेट यानी कि पूरक समुच्चय। तो इसका अर्थ क्या होता है, देखिए अगर आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट यानी पेरेंट सेट, यानी कि जो बाकी सेट्स हैं वो इसी में से कुछ एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके बने होंगे। जैसे 1 2 को सेलेक्ट करके A बन गया, 3 4 को सेलेक्ट करके B बन गया। तो बाकी सेट्स के सारे एलिमेंट्स जिस सेट में आएंगे, जो उनका पेरेंट सेट होगा, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो अगर आपको कोई सेट A दिया है और आपका इसका कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसे A डैश या इसके पूरक को हम कहते हैं A डैश, तो इसकी डेफिनेशन होती है x सच दैट x बिलोंग्स टू U बट x डज नॉट बिलोंग्स टू
ए। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि x जो होगा वो u में होगा लेकिन x a में नहीं होगा, यानी कि जैसे हमने अभी डिफरेंस वाली बात की थी, ये रिप्रेजेंट करेगा u माइनस ए को। a डैश का मतलब होगा u माइनस ए। अगर मैं b डैश लिखूं तो b डैश का मतलब होगा u माइनस बी। अब इसको अगर आप क्वेश्चन से देखें तो हमेशा आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो जैसा मैंने कहा, अगर मुझे a डैश निकालना है, a डैश का मतलब है u माइनस ए। अभी मैंने आपको बताया माइनस का मतलब क्या होता है, घटाना या हटाना। तो u में से जो a के एलिमेंट्स हैं उनको हटा देंगे। तो u में a के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2, तो 1 और 2 को हटा देंगे, बचे हुए जो बचेंगे वो हो जाएंगे 3 4 5। ठीक है, और अगर आपको b डैश निकालना है तो b डैश का मतलब हो गया u माइनस बी। तो u माइनस बी का मतलब जो u है उसमें से b के एलिमेंट्स हटा देने हैं। b के एलिमेंट्स क्या हैं, 3 और 4, तो 3 और 4 को हटा देंगे तो 1 2 5 आ जाएगा। तो डैश का मतलब या घटाने का मतलब माइनस करना नहीं है, जैसे आप 2 में से 1 माइनस करके 1 रख दें। यहाँ पर घटाने का मतलब है हटाना, जो जिस सेट को आप घटा रहे हैं उसके एलिमेंट्स आपको दूसरे सेट में से हटा देने। ठीक है, जैसे u माइनस ए है तो a के अवयवों को हटा देना है u के अवयवों से। ठीक, b के अवयवों को हटा देना है u में से। तो इस तरह से आपका a डैश और b डैश निकलेगा। अगर आपको इसे वेन डायग्राम में दिखाना हो तो आप कैसे दिखाएंगे, जो रेक्टेंगल होता है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। अगर इसमें ए सेट ये है तो ए डैश का मतलब होगा u माइनस ए, यानी u में से a को आपको हटा देना है। अगर आप एक पेपर पर एक सर्कल ड्रॉ करें तो आपको उस सर्कल को काट के अलग कर देना है, बीच में होल हो जाएगा। बाकी जो बचेगा पार्ट ये रिप्रेजेंट करेगा किसे, a डैश को। तो a को हटा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बता रही हूँ। तो देखिए, अगला इंपॉर्टेंट टर्म आता है डिसजॉइंट सेट्स या फिर असंयुक्त समुच्चय। तो असंयुक्त समुच्चय या डिसजॉइंट सेट्स का क्या मतलब होता है, अगर आपको दो सेट्स दिए हैं a और b और आपका इंटरसेक्शन दोनों का निकाल रहे हैं तो वो फाई आ रहा है। फाई मैंने बताया था रिक्त समुच्चय होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं है। तो a इंटरसेक्शन b फाई आ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, फाई आ रहा है यानी कोई नहीं है। इसका मतलब अगर दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट एक जैसे नहीं होते हैं, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते हैं, तो उन्हें डिसजॉइंट सेट्स या असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। इस पर बेस क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का सेक्शन ए में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गए डिसजॉइंट सेट्स या असंयुक्त समुच्चय। तो अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स की। तो इसमें से भी आपका क्वेश्चन कोई वेरीफाई करने वाला आ सकता है, यानी कि आपको सेट्स दिए होंगे ए बी, उनके लिए वैल्यूज़ रख के ये वेरीफाई करने होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर 2 मार्क्स में इनमें से कोई प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट यानी कि सम्मिलन, सर्वनिष्ठ और पूरक, तीनों की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी आती है ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए होता है। ठीक है, यानी कि आप पहले ए सेट को लेकर उसका बी के साथ यूनियन निकालो या फिर बी को लेकर उसका ए के साथ यूनियन निकालो, आंसर ए की आता है। अब वेरीफाई करने का क्या मतलब है, जैसे आपको दिया है ए 1 2 और बी इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 3 4। तो वेरीफाई करने का मतलब यह है सत्यापित करने का। पहले आप इसका LHS निकालेंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, दोनों का यूनियन, यानी सबको आप एक साथ लिख देंगे, सबको मिलाकर सेट बना देंगे 1 2 3 4। अगर आप बी यूनियन ए यानी RHS लेंगे तो बी यूनियन ए में भी क्या होगा, आप सबको मिला लेंगे। पहले बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 4, फिर ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2। लेकिन सेट्स में क्या होता है कि आप ये व्यवस्था बदल सकते हैं, इनका अरेंजमेंट अपने हिसाब से कर देते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको 1 2 3 4 लिख देती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए होगा। तो ये इसका वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन हो गया। और आपको मालूम भी होना चाहिए कि यूनियन में हम इन दोनों का क्रम बदल सकते हैं, इसे क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। सेम चीज़ इंटरसेक्शन में भी होती है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम होते हैं, आप क्रम बदल सकते हैं। दूसरा आता है, इसे बोलते हैं साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब यह है, अगर आपको 3 सेट्स दिए हैं ए बी और सी, तो आप पहले ए और बी को मिलाकर एक सेट बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको सी के साथ यूनियन करेंगे।
तो आपका आंसर वही आएगा अगर आप पहले बी और सी का यूनियन करें और जो आया उसका यूनियन ए के साथ करें। चलिए इसका भी एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर को तीसरा सेट ले लेती हूँ मैं, सी इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो पहले लिखा हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका अर्थ यह है कि पहले ए और बी का यूनियन किया है। ए और बी का यूनियन करके क्या आएगा, 1 2 3 4, फिर उसका यूनियन करना है सी के साथ यानी कि 5। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5। यूनियन का अर्थ सिंपल मिलाना है। अब RHS क्या है, RHS हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ क्या किया हुआ है, पहले बी और सी का यूनियन किया है। ए क्या था हमारा, ए था 1,2, इसका यूनियन किया है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी यानी इन दोनों को मिलाना है आपको 3 4 5। तो इन दोनों को मिला के आपका जाएगा 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे हैं दोनों ही केसेस में सेम आ रहा है। इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सेम चीज़ इंटरसेक्शन के केस में भी सही होती है। अगली प्रॉपर्टी आ गई ए यूनियन फाई, यानी जब आप ए का यूनियन फाई यानी एम्प्टी सेट के साथ कर रहे हैं तो ए में कुछ भी नहीं मिला रहे हैं, इसका मतलब तो ऑब्वियसली वो वापस ए ही आएगा। जैसे कि संख्याओं में ज़ीरो को जोड़ने से वापस वही संख्या मिलती है, वही बात हो गई। ऐसे ही इंटरसेक्शन, अब ए और फाई का इंटरसेक्शन देख रहे हैं, ध्यान देना इंटरसेक्शन में कॉमन चीज़ आती है। जैसे ए हो गया 1,2 और फाई का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। फाई ऐसे या फाई लिखते हैं या ऐसे, कुछ नहीं। तो ए इंटरसेक्शन फाई मतलब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स टू हो जाएगा फाई, ठीक है। इसके बाद आ गया ए यूनियन ए। तो ए यूनियन ए का मतलब ए में आप ए को ही मिला रहे हैं, तो 1 2 फिर कॉमा 1 2, अब रिपीट नहीं करते हैं, समझ रहे हैं आप। ए यूनियन ए का मतलब हो गया ए यूनियन ए यानी कि 1 2 यूनियन 1 2। तो जब भी हम सेट लिखते हैं एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहे हैं, जो एक बार आ गया 1 2 आ गया तो अब इसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वापस ए ही आएगा। तो ए यूनियन ए क्या आ जाता है, ए। इसी तरह से इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों के कॉमन, तो वो भी सेम ही आएंगे, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी भी आप देखिए। इसके बाद आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ए बी के साथ चला जाएगा और ए सी के साथ भी। अब पहले इन दोनों के बीच में क्या साइन है, इंटरसेक्शन, तो ए का इंटरसेक्शन होगा बी के साथ, फिर ये बीच वाला साइन आ जाएगा यू और ए का इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन सी। ये इसी तरह से है जैसे ए इंटू बी प्लस सी होता है ना, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ए सी। तो उसी तरह का रूल ये है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप ए यूनियन बी का डैश निकालते हैं तो दोनों का डैश हो जाता है, लेकिन बीच वाला जो यू होता है वो इन्वर्ट हो जाता है और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाता है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालते हैं तो दोनों का डैश हो जाता है, लेकिन इंटरसेक्शन बन जाता है यूनियन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसे डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन नियम कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब मैं बात कर रही हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाना है। तो ये 3 फार्मूले हैं, ये 3 फार्मूले आपको लर्न कर लेने हैं। यहाँ पर अब हम अवयवों की संख्या, किसी समुच्चय में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो अगर आपके पास ए और बी कोई 2 सेट हैं और आप निकालना चाहते हैं एन ए यूनियन बी, ए और बी का जो यूनियन आएगा उसमें एन यानी कि कितने एलिमेंट्स होंगे। एन ए रिप्रेजेंट करेगा ए में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। एन बी रिप्रेजेंट करेगा बी में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। और एन ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या यानी कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो यहाँ पर अब कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, केवल संख्या ज्ञात करने के लिए ये तीनों सूत्र होंगे। तो एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी,
ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी का, ये आपको याद कर लेना है। अगर किसी केस में ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, अभी मैंने आपको बताया था डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है जहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है, यानी जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो उस केस में जो एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, तो फाई में कोई भी अवयव नहीं है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 0। तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। तो ये इसी फॉर्मूले का एक फॉर्म है ये। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये था। सेकंड फॉर्मूला, इसी को थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। अगर अब आपके 3 सेट्स हो जाते हैं ए बी और सी, तो अब आपको 3 सेट्स गिवन है ए बी सी, और आपको निकालना है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर को फॉर्मूला इसी तरह का होता है। सबसे पहले आ जाता है एन ए प्लस आ जाता है एन बी प्लस आ जाता है एन सी। अब माइनस एक एक करके तीनों का इंटरसेक्शन, पहले ए और बी का एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी और सी का एन बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए और सी का एन ए इंटरसेक्शन सी, प्लस आता है लास्ट में तीनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो प्लस में आता है। ध्यान दीजिएगा, तीनों का इंटरसेक्शन जो होता है वो प्लस में आता है। दो का इंटरसेक्शन माइनस में और तीनों का इंटरसेक्शन आ जाता है प्लस में। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। एक और फॉर्मूला है जिस पर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको ए और बी कोई 2 सेट्स दिए हुए हैं और आपको एन ए माइनस बी निकालना है, तो एन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको एन बी माइनस ए निकालना है तो इसका फॉर्मूला एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। अब ये तीनों फॉर्मूले आपको लर्न करने ही हैं, कोई भी चॉइस नहीं है, बहुत आसान है। एन ए यूनियन बी है तो पहले एन ए आ जाएगा प्लस एन बी आ जाएगा। यूनियन का मतलब एक तरह से प्लस मिलाना को हम प्लस जैसा समझ सकते हैं, लेकिन घटा देना है उसमें से जो कॉमन वाला है। तो ये भी सरल है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, पहले तीनों आ जाएंगे एन ए एन बी एन सी, फिर घटा देंगे दो के इंटरसेक्शन, दो सेट्स को एक साथ लेके ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, प्लस करना ज़रूरी है जो तीनों का है, ठीक है। और लास्ट वाला फॉर्मूला है ए माइनस बी में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। एन पहले जो आ रहा है वही आएगा एन ए, में से घटाना है आपको ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसी तरह एन बी माइनस ए में ये करना है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इनको आप लर्न कीजिए। और इनके अलावा ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। इन सभी के वीडियो लिंक आपको प्लेलिस्ट में जाकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियो में मिल जाएगी, तो इन्हें आप ज़रूर तैयार कीजिए। अगर इतने टॉपिक्स आप ठीक तरह से पढ़ लेते हैं तो डेफ़िनेटली आप एग्ज़ाम में 70 to 80% स्कोर कर सकते हैं। पास होने की तो कोई चिंता ही नहीं रहेगी। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।